हेलो चैंपियन, क्या हालचाल है। लो, आज फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ एक नया लेक्चर लेके डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। तो प्रीवियस क्लासेस में अपन ने क्या किया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक, जिसमें डिग्री और किसको पढ़ा था, ऑर्डर्ड को पढ़ा था, और सेकंड इसका यानी कि जनरल, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है, इसके बारे में समझा था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फंक्शन दे रखा है, किस तरीके से आप उसका क्या डिफाइन कर सकते हैं, अवकल समीकरण में डिफाइन कर सकते हैं। तो कल की क्लास में यानी कि कुछ बेसिक सा डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अपन सीख चुके थे। तो आज का जो चैप्टर है, आज की जो क्लास है, वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यानी कि लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। आज का जो लेक्चर है वो ही डिपेंड करेगा सारे लेक्चरों को, यानी कि जितना भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और जो आज का जो पॉइंट होगा वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज आगे के पॉइंटों के लिए। तो देखते हैं आज की क्लास में मैं अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो आइए बेटो देखना, आज का जो पॉइंट है आपका मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, कि आपको यहां पर फर्स्ट ऑर्डर का फर्स्ट डिग्री का एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, जिसको आपको यानी कि क्या करना है, सॉल्व करना है। उसके विभिन्न विभिन्न वेरिएंस पढ़ेंगे, तरीके पढ़ेंगे कि किस किस तरीके से आप उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। तो आइए, यानी कि जो मेथड है किसी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री यानी प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण आपको मिलने वाले हैं, और उन अवकल समीकरणों को आप कौन कौन से तरीके से सॉल्व करोगे। तो आपका फर्स्ट तो है वेरिएबल सेपरेबल। क्या है मेरे भाई? वेरिएबल सेपरेबल की चरों के पृथक्करण द्वारा आप किसी फंक्शन यानी कि प्रथम कोटि या प्रथम घात के अवकल समीकरण को कैसे हल कर सकते हो। सेकंड आपका है होमोजीनियस, यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की एक समघातीय अवकल समीकरण द्वारा कैसे आप किसी यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन, कौन सा, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा इसमें आप तरीका पढ़ोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, रैखिक अवकल समीकरण द्वारा कैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जाता है। अब बेटा ये जो चैप्टर यानी कि 3 पॉइंट पढ़ोगे आप किस में, फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री में, सबसे इंपोर्टेंट ये है वेरिएबल सेपरेबल। क्या है? वेरिएबल सेपरेबल सबसे इंपोर्टेंट पार्ट रहेगा आप लोगों का, क्योंकि इसी का ही कनेक्ट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन से है, और होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का ही कनेक्ट किससे है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी कि सब में किसको, प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल को। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है चरों का पृथक्करण, चरों का पृथक्करण। अभी बताएंगे एक एक चीज को डिफाइन करके। बेसिकली इसको हिंदी में बोलते हैं कि चरों का क्या करे, पृथक्करण करे। चरों का पृथक्करण से मीनिंग होता है मेरे भाई कि x को एक तरफ कर ले, y को एक तरफ कर ले, पृथक पृथक दो चर हैं उनको क्या कर ले, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अलग अलग कर ले, फिर उसका क्या करे, इंट्रीकेशन। तो आज की जो क्लास आपकी डिपेंड होगी वो केवल और केवल इस पॉइंट पर होगी कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कौन से मेथड द्वारा सॉल्व करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल। तो ध्यान देना कि वेरिएबल सेपरेबल में होता क्या है, तो समझते हैं एक एक चीज कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, लेट, तो आपको लिखा मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो dy बाई डी एक्स का मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के लिए मैंने आपको ऑर्डर की कंडीशन बताई कि किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम जितनी बार अवकलन हुआ है, तो एक y यानी कि क्या था आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल था, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो y का x के रेस्पेक्ट में मैक्सिमम जितनी भी बार अवकलन होता है वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड कितना है, 1। और जो सबसे बड़ा यानी कि ऑर्डर्ड होता है, क्रम होता है, उसकी जो पावर होती है वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, घात। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि dy बाई डी एक्स जो आपका है, dy बाई डी एक्स जो आपका है वो फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का है सर। तो मान लीजिए कल को आपको dy बाई डी एक्स इक्वल टू दे दिया एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। क्या दे दिया, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। अब थोड़ी देर के मान लें कि आपका जो ये एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोई फंक्शन है ना, वो ऐसे है कि यहां तो हो गया एक तो जी ऑफ एक्स, और यानी कि डॉट में क्या हो गया मेरे भाई, एच ऑफ वाई, कि आपका
एफ ऑफ एक्स कोमा वाई कोई फंक्शन रहा होगा वो दो फलनों का प्रोडक्ट रहा होगा, एक तो जी ऑफ एक्स का, एक एच ऑफ वाई का। तो जब आप इसको वेरिएबल सेपरेबल का तरीका समझा रहा हूं कि कैसे चरों का पृथक्करण किया जाता है, तो आपसे क्या कहा कि आपको यहां मिलने वाला है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। dy बाई डी एक्स लिखा है, बिल्कुल सर इसका ऑर्डर भी फर्स्ट है और डिग्री भी फर्स्ट है, और ये dy बाई डी एक्स कोई फंक्शन रहा होगा एफ ऑफ एक्स कोमा वाई का। बट मैंने फिलहाल मान लिया कि आपका एफ ऑफ एक्स कोमा वाई जो रहा होगा जी ऑफ एक्स डॉट एच ऑफ वाई रहा होगा। तो अब इसको इसके बराबर आप रखोगे तो dy बाई डी एक्स जो आपको मिलेगा एफ, तो ये मिल गया आपको जी ऑफ एक्स और डॉट में क्या मिल गया एच ऑफ वाई। ठीक है सर। अब वेरिएबल सेपरेबल का मीनिंग क्या होता है कि आपको करना है वेरिएबल सेपरेबल। चरों का पृथक्करण जिसे कहते हैं, से क्या कहते हैं चरों का पृथक्करण। तो चरों का पृथक्करण का मतलब इसमें दो चर है, एक एक्स है एक क्या है वाई। एक्स को एक तरफ करे और वाई को एक तरफ करे। तो आइए सर dx जे एक्स है वो तो dx इधर को जाएगा, ये एच ऑफ वाई है वो इधर को आएगा। तो आपने क्या लिखा dy अपॉन क्या लिख दिया एच ऑफ वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और इधर को कौन शिफ्ट कर दिया dx कर दिया। चरों का पृथक्करण यानी कि एक्स एक्स एक तरफ और वाई वाई एक तरफ। और जैसे ही चरों का पृथक्करण कर दें, स्टेप बाय स्टेप समझना कि dy बाई डी एक्स एक फंक्शन आपको दिया होगा, मीनिंग वो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है। मैंने मान लिया कि एफ ऑफ एक्स कोमा वाई मेरा दो वेरिएबलों का एक फंक्शन है जी ऑफ एक्स और एच ऑफ वाई का। तो मैंने एफ ऑफ एक्स कोमा वाई के स्थान पर ये रख दिया। अब मैंने देखा कि दो वेरिएबल है, तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ेगा, चरों का पृथक्करण करना पड़ेगा। चरों का पृथक्करण का मीनिंग एक्स को एक तरफ रख दो और वाई को एक तरफ कर दो। तो सर मैंने क्या किया dx को तो g ऑफ x के साथ लगा दिया और h ऑफ y को y के नीचे लिया। ये चरों का पृथक्करण। जैसे ही चरों का पृथक्करण हो जाए तो आपको नेक्स्ट जो स्टेप काम में लेना है वो बोथ साइड इंट्रीकेशन। तो लिखोगे डूइंग इंट्रीकेशन बोथ साइड। क्या लिखोगे डूइंग इंट्रीकेशन बोथ साइड। जब दोनों पक्षों का इंट्रीकेशन करोगे तो इसको तो लिखोगे 1 अपॉन एच ऑफ वाई टी वाई इक्वल टू इंट्रीकेशन ऑफ एक्स और डी एक्स। अब यहाँ एच ऑफ वाई है वो नॉट इक्वल टू जीरो भी है, ये भी ध्यान रखना कि एच ऑफ वाई क्या है आपका नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो हो गया तो फिर फंक्शन डिफाइन ही नहीं होगा। तो एच ऑफ वाई क्या है आपका नॉट इक्वल टू जीरो। अब मान लीजिए अभी अपन को पता नहीं है कि एच ऑफ वाई क्या फंक्शन रहा है, तो 1 अपॉन एच ऑफ वाई का वाई के रेस्पेक्ट में जो इंट्रीकेशन आएगा वो सर कैपिटल एच ऑफ वाई आ गया इक्वल टू ऑफ एक्स का जो इंट्रीकेशन आएगा वो सर कैपिटल जी ऑफ एक्स आ गया। और यानी कि एक अनिश्चित समाकलन के लिए किसका यूज कर लिया सी के। तो कैपिटल एच ऑफ वाई समझ गए सर 1 अपॉन एच वाई का क्या किया था इंट्रीकेशन। जी ऑफ एक्स समझ गए सर स्मॉल जी ऑफ एक्स का जब इंट्रीकेशन किया तो उसका ये क्या आ गया जी ऑफ एक्स। तो ये ही कहलाता है चरों के पृथक्करण द्वारा किसी प्रथम कोटि एवं प्रथम घात के अवकल समीकरण का हल। तो प्रोसीजर समझ में आ गया सर dy बाई डी एक्स, सर दो मिलेंगे x और y, तो उसका पृथक्करण करेंगे x को एक तरफ y को एक तरफ। जैसे ही पृथक्करण हो जाए दोनों साइड क्या कर दो इंट्रीकेशन, और इंट्रीकेशन करने के बाद आप जो भी सिंप्लीफिकेशन आता है, जो बेसिक इंट्रीकेशन आपने पढ़ा है इंडेफिनाइट इंट्रीकेशन डेफिनाइट इंट्रीकेशन, उस इंट्रीकेशन की कैटेगरी के हिसाब से कि उस फंक्शन का क्या आपका इंट्रीकेशन होने वाला है, इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का आप क्या दिखा सकते हैं सॉल्यूशन दिखा सकते हैं। तो आइए सीखते हैं किसी एग्जांपल के माध्यम से, कल को आपको कोई क्वेश्चन मिले तो कैसे इस रूल को फॉलो करते हैं। तो बढ़ते हैं बेटे एग्जांपल नंबर 9 की, और एक एक चीज ध्यान से समझना कि क्या प्रोसीजर होता है, और ये ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा आप लोगों का। इससे ही आपका अगला होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होना है और इसी से ही आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होना है। तो ये पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, ये समझना अनिवार्य है। तो आइए एक एक बात को लिखते हैं। तो आपको एक अवकल समीकरण दिया गया, पहले तो ये देखो क्या कि आपको मिला सर dy बाई डी एक्स
इक्वल टू एक्स प्लस 1 माइनस वाई, और उसने कहा है कि y का मान किसके बराबर नहीं हो सकता, 2। अगर 2 हो गया तो 2 माइनस 2 यानी कि फंक्शन ही नॉट डिफाइन होगा। dy बाई डी एक्स जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है वो नॉट डिफाइन होगा, और नॉट डिफाइन होगा तो उसकी वैल्यू अपन डिफाइन नहीं कर सकते। चलो कोई नहीं, तो पहला काम आपको दिख गया, सर मेरा फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक बात और मैं बता दूं आपको, एग्जाम में ये ऐसे नहीं देगा कि वेरिएबल सेपरेबल से करना है या होमोजीनियस से करना है या डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको खुद को चेक करना है कि मुझे जो फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन मिला है उसका कैलकुलेट मैं कैसे कर सकता हूं। तो आइए अब प्रोसीजर को समझते हैं कि सर dy बाई डी एक्स दे रखा है, मैंने देख लिया ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का है, चलो ठीक है। इसके बाद मैंने क्या देखना है कि वेरिएबल, सर एक वेरिएबल y में और एक वेरिएबल किस में है, x में, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, चरों का पृथक्करण, यानी कि वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल जैसे करूंगा तो y को एक तरफ करो, x को एक तरफ, तो हमेशा dx को तो इधर को शिफ्ट करना है, y के मानों को इधर को शिफ्ट करना है। तो 2 माइनस वाई इधर से इधर को आएगा तो ये हो जाएगा 2 माइनस वाई, और क्या हो गया मेरे भाई, dy। जब dx इधर को शिफ्ट होगा तो पहले से x प्लस 1 था और क्या हो गया dx। इतना करने के बाद डूइंग इंट्रीकेशन बोथ साइड, यानी कि जैसे ही आपका वेरिएबल सेपरेबल हो जाए तो आपको दोनों साइड क्या करना है, इंट्रीकेशन। तो करो इसका इंट्रीकेशन, 2 माइनस वाई डी वाई इक्वल टू इंट्रीकेशन x प्लस 1 और क्या हो गया मेरे भाई dx। तो सर 2 का करेंगे तो आएगा 2y, माइनस y का करेंगे तो y स्क्वायर बाई आएगा 2, इक्वल टू x का करेंगे तो x स्क्वायर बाई 2, 1 का करेंगे तो x, और क्या लगा दो मेरे भाई c। इतना भी छोड़ सकते हो, डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक एक चीज ध्यान से समझना है कि आप कितना सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो यानी कि यहाँ भी एलसीएम 2 आया, यहाँ भी एलसीएम कितना आया 2, तो जब एलसीएम 2 लिया तो ये तो बन गया 4y माइनस का वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2, इन सब का एलसीएम भी कितना आया 2, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का बन गया 2x प्लस का बन गया 2 और डिवाइड बाई में 2 से 2 क्या कर लिया कैंसिल, सबको इधर को ही ले जाओ आप, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का क्या हो गया वाई स्क्वायर माइनस का क्या हो गया 4y और प्लस का क्या लिख दिया 2c। तो देखना सिस्टम से लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4y, और ये 2c को भी मैंने क्या ही पढ़ लिया c, सिंस 2c इक्वल टू वापस क्या मान लिया c। जो मर्जी आए वो मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये इस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइनल क्या हो गया सॉल्यूशन। आप 2c भी छोड़ सकते हैं, बिल्कुल आंसर सही है। आप 2c को c रिप्लेस करते हैं तो भी आंसर आपका बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होंगी कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या किया जाता है, सॉल्यूशन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। लो मेरे भाई एग्जांपल नंबर 10 मिला, अवकल समीकरण क्या दिया गया आपको, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो व्यापक और विशिष्ट हल में क्या होता है ये मैं आपको प्रीवियस यानी कि क्लास में बता चुका हूं। एक जनरल सॉल्यूशन में तो यानी कि जितने भी उसमें ऑर्डर्ड होते हैं, यानी कि अवकल समीकरण की जितनी कोटि होती है उतने स्वेच्छाचर होते हैं, और विशिष्ट हल में वो स्वेच्छाचरों को एक विशिष्ट मान क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। तो dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर्ड है, फर्स्ट डिग्री है, तो फर्स्ट ऑर्डर्ड है तो इसमें यानी कि जो स्वेच्छाचरों की संख्या होगी वो 1 होगी, जिसको अपन क्या मानकर चलते हैं। तो आइए dy बाई डी एक्स दिख गया कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है, बिल्कुल सर फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री है। तो अब अपन को करना क्या है सर, वेरिएबल सेपरेबल करना है। तो देखना वेरिएबल सेपरेबल किया तो x एक तरफ और y एक तरफ, तो हमेशा dx को इधर को शिफ्ट करो, इधर के y के मान इधर को शिफ्ट करो, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई हो गया, और इधर को जब लिखा तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और क्या हो गया dx।
जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल होता है दोनों पक्षों का समाकलन कर दो। तो डूइंग इंट्रीकेशन बोथ साइड, तो क्या होगा, इंट्रीकेशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और डी एक्स। अब दिख गया कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का होता है tan इनवर्स एक्स, वाई के रेस्पेक्ट में है तो कितना हो गया tan इनवर्स वाई। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो गया tan इनवर्स एक्स, और प्लस का क्या लगा दो c। यही आपका क्या हुआ इस फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो देख पा रहे हैं कितना आसान है वेरिएबल सेपरेबल। धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ेंगी तो थोड़ी सी आने की दिक्कतें होंगी हल्के से, बट घबराना नहीं है, चीजें बहुत अच्छे से कवर होनी है। लो मेरे भाई अगला क्वेश्चन का अवकल समीकरण का विशिष्टल। अभी अपने जस्ट प्रीवियस में क्या पढ़ा, व्यापक, जहां कांस्टेंट सी, अब विशिष्ट है तो उस कांस्टेंट सी की कोई वैल्यू आपको यानी कि अचर का मान मिलेगा। तो वो मिलेगा कैसे, आपको दे रखा होगा कहीं ना कहीं कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स इक्वल टू -4xy स्क्वायर का विशिष्टल यदि y बराबर 1 हो तब x बराबर कितना है। जो भी आपका अवकल समीकरण का सॉल्यूशन आए वहां y बराबर 1 और x बराबर कितना वैल्यू पुट करना है, तो ताकि आप वहां एक यानी कि जो आपका स्वेच्छ अचर है उसको एक विशिष्ट मान दे पाओ। तो आइए जो चीज दे रखी है उसको करते हैं पहले कि सर मुझे मिला dy बाई डी एक्स इक्वल टू -4xy स्क्वायर। आपको दिख गया कि dy बाई डी एक्स है -4xy स्क्वायर है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आप इजीली इसका चर पृथक्करण कर पा रहे हो क्या कि x को एक तरफ और y को एक तरफ। बिल्कुल सर मैं कर पा रहा हूं, x को एक तरफ y को एक तरफ, तो वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल करेंगे तो dx को x की तरफ लाना है और y को इधर को लाना है। तो इधर से y आएगा तो 1/y स्क्वायर और क्या होगा dy माइनस का 4x और क्या हो जाएगा मेरे भाई dx। हो गया वेरिएबल y एक तरफ हो गया x एक तरफ। इसी को ही बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल चरों का पृथक्करण। जैसे ही चरों का पृथक्करण हो जाए अगला स्टेप क्या होगा सर, डूइंग इंट्रीकेशन। तो लो भाई ये इंट्रीकेशन कर दिया तो 1/y स्क्वायर टी वाई इक्वल टू -4 तो कांस्टेंट बाहर x और क्या हो गया dx 1/x स्क्वायर का इंट्रीकेशन को पढ़ा है ना, माइनस का 1/x 1/y स्क्वायर का माइनस का 1/y माइनस का 1/y इक्वल टू -4। x का क्या होना है मेरे भाई x स्क्वायर बाई 2 और प्लस का क्या हो गया c माइनस का 1/y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस c। अब चाहो तो आप किसका मान निकालो, अब अपन को तो ये कंडीशन आ गई तो 1/ यानी कि माइनस से इधर को गुणा कर देता हूं तो 1/y इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा c 1/y को मैं y लिख देता हूं तो ये कितना होगा 1/2x स्क्वायर माइनस c। ठीक है सर, अब ये यानी कि c आ रहा है तो ये तो क्या कहला है व्यापकल, बट मुझे चाहिए क्या विशिष्टल। तो उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन दे रखी है y बराबर 1 जब x बराबर क्या हो 0, तो x के स्थान पर तो 0 और y के स्थान पर 1। सर ये 1 रख दिया 1/ यहां 0 रखा माइनस c। तो जब मैं c को कैलकुलेट करूंगा तो 1 इक्वल टू 1/-c क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया c इक्वल टू कितना मिल गया आपको -1। c का मान कितना मिल गया -1। तो उसको जो इक्वेशन था उसमें रख दो तो y बराबर जो आपका विशिष्टल आएगा 1/2x स्क्वायर और c का मान कितना आ गया आपके पास -1। तो उसको क्या लिख दो आप -+1। ये आपका फाइनली क्या हो जाएगा मेरे भाई आंसर हो जाएगा। और ये आंसर जो कहलाएगा इसमें स्वेच्छ अचर का एक पर्टिकुलर मान अपन ने दे दिया तो ये विशिष्टल कहलाया। आपका क्या कहलाया विशिष्टल। तो आप आंसर यहां से भी निकाल सकते थे सी का कि y का मान 1 रखे -1 हुआ ये 0 हुआ तो सी का मान तो कितना ही आ गया -1 -1 -2x स्क्वायर माइनस से गुणा करते तो वो आपकी आनी थी। तो आपको धीरे धीरे चीजें सीख रहे होंगे कि कैसे फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या किया जाता है मेरे भाई
वेरिएबल सेपरेबल द्वारा उसका सॉल्यूशन डिफाइन किया जाता है। तो फटाफट एक बार चैट में बता दे कि चीजें सभी को अच्छे से समझ में आ रही है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं मेरे। तो देखना बेटा एग्जाम्पल नंबर 12 को और समझना कि एक पॉइंट दिया गया आपको, क्या 1,1 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण चाहिए। वक्र का क्या चाहिए? समीकरण, जिसका अवकल समीकरण, देखना अवकल समीकरण क्या दे रखा है, एक्स डी वाई इक्वल टू 2x² प्लस 1 dx, और उसने पहले से कहा है कि x का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। अगर x का मान 0 हो गया तो फिर ये फंक्शन डिफाइन ही नहीं। तो इस पैटर्न में दे रखा है। मैंने आपसे क्या कहा कि जब भी अपन ने जितने भी क्वेश्चन पढ़े उनमें सबसे पहले क्या नजर आ रहा था सर, dy/dx। तो कोई सी भी कैटेगरी का हो, सबसे पहला काम रहेगा अपना dy/dx का। तो dy/dx जब मैं निकालूंगा तो dy/dx लिखा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये होगा x² प्लस 1 अपॉन एक्स। जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो मुझे dy/dx निकालना है, तो ये x का कोफिशिएंट तो नीचे आएगा और dx का कहां चला जाएगा, ऊपर। कुल मिला के मैंने dx को तो इधर को शिफ्ट कर दिया और x को इधर को शिफ्ट। ये मेरा dy/dx है। अब देख लो, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री चमक गया ना मेरे भाई। अब ये चमक गया तो सर जैसे ही dy/dx दिखे, अब मैं आसानी से x को एक तरफ और y को एक तरफ। मैंने जैसे ही फंक्शन को देखा सर y है ही नहीं, सारा x है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। लिखो वेरिएबल सेपरेबल। तो वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, x को एक तरफ y को एक तरफ। इधर को y तो नहीं है ना, dx को रिप्लेस कर दो और इधर को dy रख लो बस। x² प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स, और क्या हो गया, dx। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल हो जाए दोनों पक्षों का समाकलन, तो लिखोगे डूइंग इंट्रीकेशन बोथ साइड। तो देखना बेटे क्या कहानी बनने वाली है अब आप। तो जैसे ही दोनों पक्षों का समाकलन करोगे, ये तो होगा इंट्रीकेशन dy, ये होगा इंट्रीकेशन 2x² प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स और dx। तो यहां अंदाजा लगेगा कि आपने इंट्रीकेशन को कितने अच्छे से पढ़ा है और कैसे पढ़ा है। dy का इंट्रीकेशन d ऑफ डब्बा बराबर क्या हो गया, डब्बा, तो y। आगे देखना कि जब फंक्शन एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स के रूप में हो, तो मैंने आपको बता रखा है कि अंश और हर की घात बराबर नहीं होनी चाहिए, अंश की घात बड़ी नहीं होनी चाहिए हर से, बट बड़ी है, तो पहले ऐसी स्थिति में आपको क्या देना पड़ेगा, भाग। इंट्रीकेशन 2x² में किसका भाग दो, x का, प्लस 1 में भी अलग से किसका भाग दो, x का, और क्या हो गया, dx। y इक्वल टू दोनों का अलग अलग, एक x से एक x कैंसिल, कांस्टेंट वैल्यू बाहर, x dx प्लस इंट्रीकेशन 1/x dx। तो y इक्वल टू x का हो गया x² 2 प्लस 1/x हो गया लॉग मोड ऑफ x, और प्लस में क्या लगा दो, c। y इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, x² प्लस लॉग मोड ऑफ x प्लस c। ये चमक गया आपका, ठीक है। अब मुझे तो प्रॉपर वक्र का समीकरण चाहिए, यानी कि कुल मिला के किसकी भी वैल्यू चाहिए, c। तो आइए कहीं ना कहीं सवाल में कोई ना कोई चीज आपको जरूर दे रखी हो। तो आपसे कहा बिंदु 1,1 से गुजरने वाला, कि ये कोई वक्र आया है, जो वक्र का समीकरण है जिसको आपने इक्वेशन फर्स्ट दिया, ये वक्र जो है कौन से पॉइंट से पासिंग थ्रू है, 1,1 से। 1,1 का मतलब x का मान कितना रहा होगा, 1, और y का मान भी कितना रहा होगा, 1। x के स्थान पर 1 और y के स्थान पर 1, तो y इक्वल टू 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, प्लस लॉग कितना लिखा, 1, और प्लस कितना लिखा, c। 1 इक्वल टू 1, लॉग 1 का मान 0 प्लस c बराबर 1, इधर को आएगा तो माइनस का, तो का मान कितना हो गया मेरे भाई, 0। बस एक इक्वेशन में पुट कर दो, y इक्वल टू x² प्लस लॉग मोड ऑफ x। ये आ गया उस वक्र का समीकरण, इक्वेशन ऑफ कर्व। ये आ गया आपका वक्र का समीकरण मेरे भाई।
इस तरीके से आप आसानी से फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री कैसे वेरिएबल सेपरेबल द्वारा कितने अच्छे तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखना मेरे भाई एग्जाम्पल नंबर 13 को और समझने की कोशिश करना क्वेश्चन में किस तरीके से आप चीजों को कैलकुलेट कर सकते। तो बिंदु -2, 3 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण, यहां भी वक्र का क्या चाहिए, समीकरण ही चाहिए। जो वक्र कौन से पॉइंट से गुजरता है, -2, 3 से, जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो इस चीज को ध्यान से समझना, उसने कहा है स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो जो आप ये dy/dx कहते हो ना, ये ही आपकी प्रवणता होती है। यही आपकी क्या कहलाती है, प्रवणता। तो जो dy/dx है वो ही स्पर्श रेखा की क्या कहलाती है, प्रवणता। मान लीजिए कल को कोई वक्र ये है और इसको स्पर्श करती हुई ये कोई रेखा गई, ये आपका x अक्ष हुआ और ये आपका क्या हुआ, y अक्ष हुआ। और ऐसा कोई कर्व बन रहा था और उस कर्व को स्पर्श करती हुई कोई रेखा गई, तो ये रेखा का जो झुकाव होता है ना, ये थीटा, वो ही आपका m बराबर क्या कहलाता है, tan थीटा। इसी को ही प्रवणता क्या कहते हैं, dy/dx। इसी को ही प्रवणता क्या कहते हैं, dy/dx, ढाल स्लॉप प्रवणता। तो ये स्लॉप ही तो है, वक्र की क्या है, स्लॉप। तो देखना मेरे भाई, तो आपसे क्या कहा गया कि ये कोई वक्र था आपका, ये क्या था, कोई वक्र, इसको ऐसे स्पर्श करती कोई रेखा गई, कौन से बिंदु पर स्पर्श किया, x, y पर। तो x, y पर इस रेखा की जो ढाल होगी ना मेरे भाई, वो क्या कहलाएगी, dy/d। बात आ गई समझ में, कि ऐसा कोई कर्व बन रहा था, उसको यानी कि कोई स्पर्श रेखा ने स्पर्श किया, और कौन से बिंदु पर किया, x, y पर। तो अगर वो x, y पर उस कर्व को स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता होगी वो आपकी क्या होगी, dy/dx। तो इतना समझ में आ गया। तो बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx, और वो स्पर्श रेखा की प्रवणता आपको कितनी दे रखी है मेरे भाई, 2x/y²। कितनी दे रखी है, 2x/y²। ठीक है। तो अब आपको क्या चाहिए, उस वक्र का समीकरण, यानी इस वक्र का समीकरण चाहिए। तो आइए निकालते हैं इस वक्र का समीकरण, किस तरीके से कैलकुलेट होना है आपका। तो देखना बेटे, तो वो ही dy/dx है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन आ गया। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन आ गया, तो वेरिएबल सेपरेबल करो। क्या करो मेरे भाई, वेरिएबल सेपरेबल। तो जब करोगे तो x को एक तरफ, y को, तो y² इधर को आएगा, और क्या होगा, dy/dx इधर को आएगा, तो 2x और क्या होगा, dx। दोनों पक्षों का क्या कर दो मेरे भाई, समाकलन। तो y² का तो क्या बनेगा, y³/3। टू कांस्टेंट वैल्यू बाहर, x का करोगे तो x²/2 प्लस सी, y³/3 इक्वल टू x² प्लस सी, y³ इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3x² प्लस 3c। अब ये जो वक्र का समीकरण आया है ना आपके पास, ये कौन से बिंदु से गुजर रहा है, सर -2, 3। -2, 3 का मतलब है x का मान तो कितना है, -2, और y का मान कितना है, 3। तो y का मान 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब कितना हो गया, 27, और -2 रखेंगे 3, तो -2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4, यानी कि कितना हो गया, 12, और प्लस का कितना हो गया, 3c। इधर को लाओ, 27 - 12 इक्वल टू कितना हो गया, 3c। कितना बचेगा मेरे भाई, तो ये तो बच गया 5, और ये कितना बच गया, 1, 3c।
तो इम्प्लाइज सी बराबर कितना हो गया 5। सी का मान कितना चमक गया मेरे भाई 5। तो बस इस इक्वेशन में ले जाके रख दो आप। तो वाई क्यूब जो आएगा आपका वो क्या आ जाएगा 3x² प्लस 5×3 = 15। या तो ऐसे लिख दो या y बराबर लिख दो 3x² प्लस 15 की पावर 1/3 उस वक्र का क्या कहलाएगा मेरे भाई समीकरण कहलाएगा। वक्र का क्या कहलाएगा समीकरण। तो अपन आसानी से यानी कि जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन दे तो उस बात को भी समझना। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता ही क्या होती है dy/dx। आगे बढ़े देखना बेटा एग्जाम्पल नंबर 14 को ध्यान से समझना। बिल्कुल छोटे छोटे हैं बट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिनमें आपको इक्वेशन खुद को बनाना पड़ेगा। अब तक के जो अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन पढ़े थे उसमें पहले से dy/dx दे रखा था और अपन ने वेरिएबल सेपरेबल किया था। तो प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ा था इसमें dy/dx नहीं दिया। अपन ने उस लैंग्वेज के आधार पर देखा कि उसका dy/dx क्या होना है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 14 और सीखते हैं कि किस तरीके से कंडीशन है आपकी। किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है। किसी बैंक में मूलधन में वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है। कितने वर्षों में 1000 की राशि दुगनी हो जाएगी। यानी कि वह समय बताना है कि वह कौन सा समय होगा जिस पर आपकी आज जो राशि 1000 है वो यानी कि दुगनी हो जाए। तो वो टाइम आपको डिसाइड करना है। तो ध्यान देना बेटा जब भी कोई चीज का चेंजेस होता है टाइम के रेस्पेक्ट में होता है तो यानी कि यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है वो किसका हो रहा है मूलधन का। तो अपन मान लेते हैं माना मूलधन जो प्रिंसिपल है आपका क्या है P। अब P में परिवर्तन dp/dt और वो किस हिसाब से हो रहा है कि सर P में जो परिवर्तन हो रहा है 5% वार्षिक दर परसेंट 5 कितना लिखोगे 100 और ये परिवर्तन किस में हो रहा है मूलधन में। इसको ऐसे लिख लो आप। तो P × 5/100 अपने हिसाब से यानी मूलधन में परिवर्तन समय के रेस्पेक्ट में वो हो कितना रहा है 5/100 के हिसाब से। तो और कैलकुलेट करो तो dp/dt जो आपका आएगा 5 दूनी 10 तो p/20 आएगा। p/ कितना आएगा 20। अब बताओ आसानी से एक फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का क्या बन गया मेरे भाई सर डिफरेंशियल इक्वेशन बन क्या बन गया ये डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया तो फिर आपको इसका सॉल्यूशन का क्या है कि सर मैं आसानी से पी को और कांस्टेंट को अलग कर सकता हूं। करना है वेरिएबल सेपरेबल। तो ये किया वेरिएबल सेपरेबल तो पी को तो इधर को लाओ तो सर 1/p और क्या है dp dt को इधर को शिफ्ट कर दो क्योंकि कांस्टेंट है ये तो किधर को ही हो जाता है। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल किया डूइंग इंट्रीकेशन बोथ साइड कर दो बेटे वो दोनों पक्षों का 1/p dp = 1/20 कांस्टेंट केवल क्या आएगा dt 1/p 1/x का log x तो 1/p का p के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा log p = 1/20 और dt का क्या हो जाएगा t + c। यानी कि इसको दे दिया अपन ने इक्वेशन फर्स्ट। अब एक एक चीज को ध्यान से समझना कि आपसे कहा कि 1000 रुपए की राशि तो मुझे सी का मान चाहिए। अगर मुझे आगे तक पहुंचना है तो मुझे किसका मान चाहिए सी का। तो जब स्टार्टिंग में आपके पास मूलधन कितना था 1000 रुपए शुरू में टाइम भी तो आपका कितना था सर 0। जब समय 0 था यानी कि आज मेरे को पैसे देने 1000 इंटरेस्ट रेट 5% पे तो मेरा आज के लिए तो समय कितना है 0 टाइम ही हुआ है ना कुछ टाइम नहीं हुआ बस मैंने दी। तो जब आज मेरे पास 1000 रुपए थे जिसको मुझे किसी को देना है उस समय मेरा समय कितना था 0 यानी कि उसका टाइम स्टार्ट नहीं हुआ था इंटरेस्ट देने का। ई बराबर 100 बराबर 0 में 1000 रुपए थे तो समय कितना था 0। तो आपको कुछ करना पूरे इक्वेशन में
जहां P मिले वहां तो 1000 रख दो, जहां T मिले वहां क्या रख दो, तो log रख दिया 1000। T के स्थान पर 0 रखते ही ये 0 होकर C आ गया। तो आपने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, C। उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो, तो log mod ऑफ P या log P लिख देता हूं, इक्वल टू 1/20T प्लस log कितना हो गया मेरे भाई, 1000। ठीक है सर, अब ध्यान से समझना, इतना हो गया। फिर उसने कहा कितने वर्षों में RS 1000 की राशि कितनी दुगनी, दुगनी का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है कि ये कितनी हो जाए, 2000 हो जाए। तो अब ध्यान देना, वह समय बताइए, वह समय बताइए जब मेरा मूलधन कितना हो जाना चाहिए, 2000। तो अब आपको करना क्या है कि जहां P है इस इक्वेशन में, इसको सेकंड दे देता हूं, तो जिस भी इक्वेशन में P है वहां तो रखो 2000, तो T है उसके स्थान पर T रखो, क्योंकि T तो डिफाइन करना है। तो आइए log P के स्थान पर कितना रखोगे मेरे भाई, तो P के स्थान पर अब अपन रखेंगे 2000, तो log 2000 इक्वल टू T बाई कितना है ये 20 प्लस log कितना है 1000। मुझे तो किसका मान निकालना है बता दो सर, T का निकालना है। तो आइए, ये प्लस का इधर को आएगा तो माइनस का, बाई 20 इक्वल टू log 2000 माइनस log 1000। T बाई 20 इक्वल टू log m माइनस log n, सर log m अपॉन n, तो log 1000 डिवाइड बाई 1000, ये 0 कैंसिल। T बाई 20 इक्वल टू क्या आ गया, log 2, 20 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 20 डॉट log 2। अब log 2 की वैल्यू आपको दे नहीं रखी है तो बस इतना ही छोड़ दे। वो समय जिस पर आपकी राशि 1000 की कितनी हो जाएगी, 2000, वो रहेगा 20 डॉट log 2। तो ये यानी कि कुछ बेसिक यानी कि फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के आपके क्या थे, डिफरेंशियल इक्वेशन थे, जिनके सभी सवालों को अपन ने किस माध्यम से पढ़ा मेरे भाई, वेरिएबल सेपरेबल के माध्यम से पढ़ा। कैसे पढ़ा है, वेरिएबल सेपरेबल के माध्यम से। तो आइए और सीखते हैं चीजों को और करते हैं सवालों को कि किस तरीके से आप चीजों को आगे बढ़ा सकते हो। लो मेरे भाई एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई। उसने कहा है कि 1 से 10 तक के प्रश्न प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना। और व्यापक हल का मतलब जितना उसका ऑर्डर्ड है उतना उसमें क्या स्वेच्छाचार होगा। तो यानी कि स्वेच्छाचार को अपन रिप्लेस कर नहीं दे, वो व्यापक हल जहां विशिष्ट हल है तो पहले से एक्स और वाई के मान देगा, से अपन आसानी से किसके मान निकाल पाएंगे मेरे भाई, सी के मान निकाल पाएंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये जो सारी चीजें डिपेंड होंगी ना मेरे भाई, सारा इंट्रीकेशन का खेल है कि आप आसानी से dy बाई डी एक्स निकाल लोगे, x को एक तरफ कर लोगे, y को एक तरफ कर लोगे। जब एक्स वाई एक तरफ हो जाएगा तो दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा आपको, इंट्रीकेशन। और जब इंट्रीकेशन की बारी आएगी तो इंट्रीकेशन आपने कितने अच्छे से पढ़ा है वो डिपेंड करेगा। तो आपको पहला ही क्वेश्चन मिला क्या कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। मिल गया dy बाई डी एक्स। तो अब dy बाई डी एक्स मिलते ही ये देखो कि x और y को आप इजीली एक तरफ कर सकते हो। बिल्कुल सर, इधर को x ही है तो dx को शिफ्ट कर दो, y जिधर को है उधर को रहने। लिखो वेरिएबल सेपरेट। वेरिएबल सेपरेबल केवल dx को इधर को शिफ्ट करेंगे तो यहां तो dy रह गया, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, और क्या हो गया dx। तो लिखो डूइंग इंट्रीकेशन बोथ साइड। तो जब दोनों पक्षों का इंट्रीकेशन करोगे तो ये तो होगा इंट्रीकेशन dy,
ये इंट्रीकेशन 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस एक्स। बोलो ऐसे सवाल बिल्कुल पढ़े हैं ना आपने इंट्रीकेशन में? बस वो ही पुरानी बातें जो आपने इंट्रीकेशन को पढ़ा है वो बहुत अच्छे से आपको इन सवालों में आना चाहिए, तभी आप इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। सर डी वाई का तो इंट्रीकेशन डी ऑफ डब्बा बराबर डब्बा हो गया, चलो छोड़ो। अब देखना है यहाँ तो यानी कि मैंने आप लोगों को बता रखा होगा, और ये चीज हमेशा ध्यान रखना, जब वन के साथ कॉस जुड़कर आए या घटकर आए तो हमेशा वन को कैंसिल करते हैं, यानी कि ये दोनों फॉर्मूले आपको पता होना चाहिए। 1 माइनस कॉस एक्स का सर आपने बता रखा है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, और 1 प्लस कॉस एक्स का सर कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है डी एक्स। तो y इक्वल टू इंट्रीकेशन से 2 क्या हो गया कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या बन गया सर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी। लो मेरे भाई, अब सर मैं आपने बिल्कुल अच्छे से बता रखा है कि स्क्वायर में केवल दो ही फंक्शन का डायरेक्ट इंट्रीकेशन होता है, या तो sec स्क्वायर एक्स का होता है या फिर cosec स्क्वायर एक्स का। तो tan स्क्वायर आए, cot स्क्वायर आए, sin स्क्वायर आए, cosec स्क्वायर आए, ऐसी स्थिति में आपको करना क्या होता है कि उनको उनकी आइडेंटिटीज के अनुसार खोलना होता है। तो y इक्वल टू सर tan स्क्वायर एक्स का नहीं होता है, बट इसको क्या लिखा जा सकता है sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और dx। तो y इक्वल टू क्या होगा मेरा, y इक्वल टू होगा बेटे sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का अलग से और माइनस 1 का अलग से। तो y इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स बाई 2, sec स्क्वायर एक्स तो है नहीं, एक्स बाई 2 है, बट मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब वो कोई लीनियर फंक्शन हो तो इंट्रीकेशन में भी क्या मानने की अनुमति है x। तो sec स्क्वायर एक्स का अवकलन बताओ सर tan x होता है, तो tan क्या लिख दिया x बाई 2। अब जिस लीनियर को आपने x पढ़ा है उसका सेकंड टाइम क्या ही करते हैं मेरे भाई, डिफ्रेंशिएशन नहीं करते हैं। तो x बाई 2 का अवकलन जो करोगे 1 बाई 2 और समाकलन में उसका क्या देंगे भाग, तो 1 बाई 2 लिखोगे तो 2 कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, माइनस dx का क्या हो जाएगा x प्लस c। तो इस इक्वेशन का यही आपका क्या कहलाएगा मेरे भाई, व्यापक हल कहलाएगा। ये आपका क्या कहलाएगा व्यापक हल। तो यानी कि चीजों को बहुत आसानी से कि आपका ये बेसिक इंट्रीकेशन कितना अच्छा है, आप इंट्रीकेशन को कितने अच्छे से पढ़ के आए हो, आप कितने कमांड है इंट्रीकेशन में, ये डिपेंड करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन में। चाहे फिर वो यानी कि वेरिएबल सेपरेबल हो, चाहे होमोजीनियस फंक्शन हो, चाहे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, कोई सा भी हो, ये जो मैंने जो कैटेगरी डिपेंड करेगी बेटे, ये आपके यानी कि जो प्रीवियस आपने इंट्रीकेशन पढ़ा है उस पर डिपेंड करेगी। आइए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर। आपको अगले क्वेश्चन में दिया सेकंड में कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर, 4 माइनस वाई स्क्वायर ही है ना बिल्कुल, और y का मान -2 से 2 के बीच में। चलो कोई नहीं, जैसे ही मैंने इक्वेशन को देखा सर dy बाई डी एक्स दिख गया फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, क्या मैं इजीली वेरिएबल सेपरेबल कर पा रहा हूँ? बिल्कुल सर, मैं वेरिएबल सेपरेबल x को एक तरफ कर सकता हूँ, y को, ये पूरा टर्म्स किसका है y का, तो इसको तो इधर को शिफ्ट कर दो, dx को इधर को शिफ्ट कर दो, क्या लिखोगे वेरिएबल सेपरेबल। तो क्या होगा सर 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई हो गया, और ये क्या हो गया केवल dx हो गया। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल, अगला स्टेप डूइंग इंट्रीकेशन बोथ साइड, डूइंग इंट्रीकेशन बोथ साइड क्या होगा इंट्रीकेशन 1 अपॉन अंडर रूट 4 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू इंट्रीकेशन क्या हो गया मेरे भाई dx। सर इसका 1 अपॉन लिख सकते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dy, और इंट्रीकेशन क्या लिख सकते हैं मेरे भाई dx। समझ गया कि 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स, एक तो होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सर वो तो होता है साइन इनवर्स एक्स,
ये है 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए, बट वाई की फॉर्म में है, तो क्या लिखोगे मेरे भाई, इसका इंट्रीकेशन आने वाला है इसका इंट्रीकेशन आएगा क्या, साइन इनवर्स y बाई ए, तो x बाई ए तो y बाई ए यानी कितना हो गया 2, इक्वल टू dx का क्या हो गया x प्लस सी, यही इसका क्या हो गया फाइनल आंसर, यही इसका क्या हो गया फाइनल आंसर। तो छोटी छोटी चिंदी चिंदी टाइप के क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के, जिनको अपन आसानी से देख पा रहे हैं, वेरिएबल सेपरेबल। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और ये आपकी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है। ध्यान से समझना कि क्या चीजें दे रखी हैं आपको। आपको थर्ड क्वेश्चन में मिला dy बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, और आपसे कह दिया y नॉट इक्वल टू क्या है 1, कि y का मान क्या नहीं होना चाहिए 1 नहीं होना। तो मैंने आपसे क्या कि फंक्शन कुछ भी हो कैसा भी हो, पहला काम होगा dy बाई डी एक्स निकालो। पहला काम क्या रहेगा dy बाई डी एक्स। तो सर आपके कहने नहीं, मैंने क्या निकाल दिया dy बाई डी एक्स, प्लस का y है इधर को जाएगा तो माइनस का y, 1 माइनस क्या हो गया y। ठीक है, अब जैसे ही मैंने dy बाई डी एक्स देखा तो सर मुझे अलग अलग चीजें दिख गई कि मैं आसानी से वेरिएबल सेपरेबल कर सकता हूँ, y को एक तरफ और x को एक, पूरा टर्म सी किस में है y में, इधर को ले आओ, dx को इधर को शिफ्ट कर दो, क्या होगा 1/1 माइनस वाई dy इक्वल टू क्या हो गया मेरे भाई dx। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल हो जाता है, पहले लिखो वेरिएबल सेपरेबल, क्या होगा 1/1 माइनस वाई dy इक्वल टू क्या हो गया dx। जैसे ही वेरिएबल सेपरेबल हो जाए, डूइंग इंट्रीकेशन बोथ साइड, और जब दोनों पक्षों का इंट्रीकेशन करोगे तो क्या आएगा, इंट्रीकेशन 1/1 माइनस वाई dy इक्वल टू इंट्रीकेशन dx। 1 पूरा लीनियर है ना, x पढ़ा तो 1/x का क्या हो गया सर log x, log 1 माइनस वाई। बट मैंने क्या कहा है कि जिस भी लीनियर को x पढ़ते हो सेकंड टाइम उसका डिफरेंशिएशन करना है, 1 का 0 और माइनस वाई का -1 का भाग देंगे तो ये किसका बन गया माइनस का, इक्वल टू x प्लस क्या लगा दो c। चाहो तो माइनस को इधर को लेके जाओगे तो -x माइनस सी लिख सकते हो, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो log 1/1 माइनस वाई इक्वल टू x प्लस। ठीक है, एंटी लॉग भी ले सकते हो, का क्या ले सकते हो एंटी लॉग। जब एंटी लॉग लोगे तो ये e2 पावर लॉग में बन जाएगा 1/1 माइनस वाई इक्वल टू e2 की पावर x प्लस क्या बन जाएगा c, पावर लॉग x बराबर क्या हो जाएगा x। 1 लिख सकते हो 1 माइनस वाई, और इसको लिख सकते हो e2 पावर x डॉट e2 पावर c। ये तो फाइनली किसका मान चाहिए, अगर y का निकालना है तो 1/y को मैंने ऐसे लिख दिया 1 माइनस वाई, 1 इसको अपन ने क्या लिख दिया e2 की पावर x डॉट e2 की पावर c। तो देखना 1 माइनस वाई इक्वल टू ये ऊपर जाएगा तो e2 की पावर माइनस एक्स, और 1/e2 की पावर c को तो मैंने फाइनली क्या लिख दिया c, कांस्टेंट है ना, जो मर्जी आए वो मानो। तो माइनस वाई को इधर को लाता हूँ और इसको इधर को लाता हूँ, ये एक बार तो ऐसे लिख दूँ e2 की पावर माइनस वाई डॉट e2 की पावर माइनस एक्स, माइनस वाई को इधर को ले जाओ या +1 को ले जाओ, माइनस वाई इक्वल टू e2 की पावर माइनस एक्स -1, माइनस से गुणा कर दो 1 माइनस सी डॉट e2 पावर माइनस एक्स, ऐसे भी आप लिख सकते। आंसर का आप जितना करना चाहो उतना आप इसको कर सकते हो, तो आप चाहते तो यहाँ भी छोड़ सकते थे, ये भी आपका फाइनली आंसर है डिफरेंशियल इक्वेशन, गलत नहीं है। बट आप इसको कितना सॉल्व कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ मैंने 1/e2 की पावर c पूरे कांस्टेंट को वापस नाम क्या दिया था c। ऐसे आपके यानी कि आप जितना सॉल्व करें सवाल को उतना सिंप्लीफिकेशन सवाल में कर सकते हो। तो देखना बेटा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, sec स्क्वायर एक्स 10/dx, sec स्क्वायर एक्स 10/dx।
और प्लस में क्या है, sec स्क्वायर एक्स टेन वाई। अपन ने क्या लिखा है, sec स्क्वायर एक्स टेन वाई, sec स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस sec स्क्वायर वाई टेन एक्स, sec स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। और आपसे कहा इसका हल ज्ञात करो। तो हल ज्ञात करने के लिए कुछ भी आपको दिखे, आपका पहला स्टेप होना चाहिए डी वाई बाई डी एक्स है कि नहीं है। डी वाई डी एक्स नहीं दिख रहा तो पहले डी वाई बाई डी एक्स लाओ। ये प्लस का है, इधर को जाएगा तो माइनस का। sec स्क्वायर एक्स डॉट टेन वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का sec स्क्वायर वाई टेन एक्स और क्या हो गया डी वाई। से फाइनली क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स आप जब निकालो ना तो ये देखो कि डी वाई का जो भी कांस्टेंट होता है वो नीचे, डी एक्स का जो भी कांस्टेंट होता है उसे ऊपर लिखते हैं। डी वाई वाला ये तो नीचे आएगा, डी एक्स का क्या है, sec स्क्वायर एक्स टेन वाई डिवाइड बाई sec स्क्वायर वाई टेन एक्स। और ये किसका है मेरे भाई, माइनस का। बन गया, क्योंकि अब जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये डी वाई हो गया और ये क्या हो गया, डी एक्स। जब भी कोई फंक्शन दे नहीं रखा है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं दे रखा है, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल दो, बिना आंख बंद करके आप तो कर दो। तो डी वाई का गुणांक उसे नीचे लिखना है, डी एक्स का गुणांक उसको ऊपर, तो ऐसे ही लिखा है अपन ने। अब इतना करने के बाद अपन को करना है वेरिएबल सेपरेट, यानी एक्स एक्स को एक तरफ पटको और वाई वाई को एक तरफ करो। तो वेरिएबल सेपरेबल, तो देखना क्या होगा, x को एक तरफ y को, तो इधर से y को लाओ तो टेन वाई नीचे आएगा, sec स्क्वायर वाई ऊपर जाएगा, sec स्क्वायर वाई ऊपर चला गया, टेन वाई नीचे आ गया और यहां कौन रह गया, सिंगली d। अब जो बच गया उसको dx को इधर को कर दो, इधर को एक तो sec स्क्वायर x बच गया, नीचे क्या बच गया, टेन एक्स बच गया और क्या हो गया dx। अब जब वेरिएबल सेपरेबल हो जाए तो डूइंग इंट्रीकेशन बोथ साइड, डूइंग इंट्रीकेशन बोथ साइड जब करोगे तो इंट्रीकेशन sec स्क्वायर वाई टेन वाई डी वाई इक्वल टू इंट्रीकेशन sec स्क्वायर एक्स टेन एक्स और dx। मैंने आपको बेसिक बता रखा है, जब भी टेन और sec आए तो टेन को क्या पढ़ लो t, ताकि sec स्क्वायर एक्स क्या हो जाए, कैंसिल। तो पुट टेन वाई को क्या पढ़ा t, sec स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू क्या हो गया dt। ऐसे ही इसमें टेन एक्स को क्या पढ़ा t, sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया dt। आइए इंट्रीकेशन वन अपॉन टी और क्या हो गया dt, इंट्रीकेशन वन अपॉन टी और क्या हो गया dt। वन अपॉन टी का क्या हो गया सर, लॉग टी, वन अपॉन टी का क्या हो गया लॉग टी, प्लस कितना c, बट टी क्या पढ़ा था ये देखो, लॉग ये तो होगा टेन वाई और लॉग ये होगा आपका क्या टेन एक्स प्लस सी। अब देखना ये सारे ही लॉग में है ना, तो आप इसको सी मत मानो, मैं आपको थोड़ा सा तरीका बताऊं, सी मानोगे तब भी कुछ होगा, बट सारे मान लॉग में हो तो कांस्टेंट को हमेशा लॉग सी मानकर चलो। क्या मानकर चलो, लॉग सी। अब देखना लॉग टेन वाई इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन, सर लॉग एम एन, ये हो जाएगा टेन एक्स डॉट सी। तो दोनों का एंटी लॉग लेंगे तो लॉग से लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कुल मिलाकर टेन वाई इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, टेन एक्स डॉट, ये होगा फर्स्ट ऑर्डर्ड फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि चीजें सभी को समझ में आई होंगी। इस तरह सभी बच्चों को मेरी ओर से ढेर सारा प्यार, लव यू बेटे, थैंक यू बेटे।